हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल्स के बारे में, यानी कि हिंदी में कहें तो गुणज के बारे में। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंड के प्रकारों के बारे में भी मैंने उसमें चर्चा की है, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर और प्राइम फैक्टर। ठीक है, इनके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। यदि आपने अभी तक वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पर और आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने गुणनखंड और गुणनखंड के प्रकारों के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। क्योंकि जब तक आपको गुणनखंड पता नहीं होंगे तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को मल्टीपल्स के बारे में यानी कि गुणज के बारे में, वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो क्लियर नहीं होगा ना आपको। इसीलिए आपको सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम डाला है गुणज यानी कि मल्टीपल्स। ठीक है, अब बेटा ये मल्टीपल्स होता क्या है, थोड़ा सा अजीब है ना पढ़ने में, गुणज है ना, मल्टीपल्स। देखो, मैं इसको बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना। क्लियर? देखिए, गुणज का मतलब बेटा होता है, मल्टीपल्स का मतलब होता है किसी भी संख्या की टेबल यानी किसी भी संख्या का पहाड़ा। ठीक है, किसी भी संख्या का पहाड़ा यानी कि पहाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं ना। तो किसी भी संख्या की हम टेबल मान सकते हैं गुणज को यानी कि मल्टीपल्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बेटा मैंने ये कहा आपसे कि मैं अगर 2 का पहाड़ा लिखता हूं, 2 का पहाड़ा मैंने लिखा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 ने में 18 और 2 दाम 20। ठीक है, ये बेटा मैंने यहाँ पे 2 की टेबल को लिख दिया है। तो ये जो 2 की टेबल मैंने यहाँ पे लिखी है और ये जो भी नंबर यहाँ पे निकल के आए हैं, इन सारे नंबर्स को हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर्स इस 2 के मल्टीपल्स हैं। क्या है बेटा? मल्टीपल्स हैं। बात समझ में आ गई? तो मल्टीपल्स को हम क्या कह सकते हैं, एक आसान सी भाषा में समझ सकते हैं, किसी भी नंबर की अगर हम टेबल लिख देते हैं तो उसी टेबल में आए हुए नंबर्स को उस नंबर का मल्टीपल कहा जाता है यानी गुणज कहा जाता है। या इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इस संख्या में हम किसी दूसरी संख्या का गुणा कर दें, जैसे कि मान लिया बेटा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 13 का, अगर मैं 2 का 13 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 36 आएगा निकल के। क्लियर? सॉरी, 26 आएगा निकल के। अब ये जो 26 है ना, ये 26 इस 2 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल्स हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 50 में कर देता हूँ तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पे 100 मिलता है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि ये जो 100 है ना, ये 100 इस 2 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। ये 26 भी क्या हो गया? 2 का मल्टीपल हो गया, है ना। तो कहने का मतलब, हम जिस किसी का भी मल्टीपल निकालना चाहते हैं, हम जिस किसी का भी मल्टीपल निकालना चाहते हैं, उस नंबर का केवल आपको टेबल रीड करना है यानी टेबल आपको लिख देना है, वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको देके बताते हैं। हमसे अगर कहा जाए कि 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। ठीक है, इस तरह से बेटा हमको एक क्वेश्चन दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? प्रथम 5 का मतलब जब हम 6 की टेबल लिखेंगे ना तो हमको कहाँ तक लिखनी है? 5वें स्थान तक लिखनी है। कैसे हो जाएगी? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। ओके बेटा, ये हमारा 30 तक जो भी हमने यहाँ पे टेबल लिखी है ना 6 की, तो 30 तक ये हमको लिखनी है, क्योंकि इसमें प्रथम 5 गुणज के बारे में कहा गया था। तो जब 6 का पहाड़ा लिखोगे तो 5वें स्थान तक 30 ही तो मिलेगा हमको। तो ये सारे के सारे जो नंबर बेटा आए हैं ना निकल के, ये सभी क्या हो गए? 6 के गुणज हो गए यानी कि मल्टीपल्स हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल किसको कहा जाता है।
मल्टीपल बेसिकली एक टेबल ही होती है, एक पहाड़ा होता है किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का, ठीक है, तो उसी को हम लोग मल्टीपल्स कहते हैं। क्लियर? इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक दूसरा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले हम लोग एक चीज़ और जानेंगे इसके अंदर कि जैसे मान लिया हमने यहाँ पे तो ये पहचान कर ली कि ये 2 के सारे मल्टीपल हैं, ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये नंबर जो लिखे हुए हैं ये 6 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन बेटा अभी जैसे यहाँ पे हमको कोई नंबर चेंज करके दे दिया जाए, हमसे क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा जाए, जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 की गुणज नहीं है। मतलब ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में हमको छांट के ये लिखना है, हमको यहाँ पे एक सही आंसर सिलेक्ट करना है जो कि 6 का मल्टीपल्स ना हो, 6 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। अब देखिए 6 की टेबल में इन चारों में से कौन सी संख्या है जो नहीं आती है। जरा 6 की टेबल रीड तो करना, 6 की टेबल रीड करो और हमको बताओ कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 6 की टेबल में नहीं आ रही है इन चारों में से। ये वाली है ना, ये वाली होगी संख्या जो कि 6 की टेबल में नहीं आ रही है, क्योंकि 6 3 जा 18 थर्ड प्लेस पे मिलता है, 6 4 जा 24 ये फोर्थ प्लेस पे मिल जाता है, और 6 6 जा 36 ये 6th प्लेस पे मिल जाता है, लेकिन ये 6 की टेबल में किसी भी प्लेस पे नहीं आता। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 45 इसमें करेक्ट आंसर होगा जो कि 6 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो यहां लिखोगे C इज करेक्ट, ठीक है, यानी कि C उत्तर सही है, C उत्तर सही है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो हम लोग मल्टीपल्स के जो क्वेश्चंस है ना वो इस तरह से हम लोग एग्जाम में देखेंगे, और एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मल्टीपल्स के बारे में पूछा जाएगा तो लैंग्वेज सेम यही लिखी होगी, है ना। जैसे कि मान लिया अभी तो मैंने यहाँ पे आपसे पूछा कि 6 की गुणज नहीं है, बाई चांस यहाँ पे नहीं हटा के कोई ऐसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएं, फिर उसमें पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 की गुणज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 ऑप्शन अलग होंगे बिल्कुल, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 6 के पहाड़े में आता होगा, ठीक है। तो आपको उसी को टिक कर देना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स क्या होता है, मतलब गुणज क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एक नए टॉपिक की ओर और समझते हैं उसके बारे में भी कि नया टॉपिक आखिरकार है क्या। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है उभयनिष्ठ अपवर्त्य। बेटा ये जो अपवर्त्य शब्द है ना, अपवर्त्य, इसको हम लोग गुणज भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? गुणज, इंग्लिश में मतलब मल्टीपल। क्लियर? तो उभयनिष्ठ अपवर्त्य बेटा होता क्या है, यहां पे हम लोग इसके बारे में आप जानेंगे। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं उभयनिष्ठ अपवर्त्य का मतलब क्या हो गया। जैसे मैंने 2 संख्याएं ली, यहां पे एक संख्या ली मैंने 4 और एक संख्या मैंने ले ली 6, ठीक है। एक संख्या मैंने 4 ले ली और एक संख्या मैंने ले ली 6। अब अगर मैं 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा हमको कितना प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हम 6 में हम किस संख्या का मल्टीप्लाई कर दें कि हमको दोबारा से 12 प्राप्त हो जाए, तो आप कहोगे कि सर 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मिल जाएगा, यही होगा। तो अब जरा यहां पे देखा जाए तो देखो बेटा, जब हमने 4 में किसी का गुणा किया था, 4 में जब मैंने किसी का गुणा किया तो हमको आंसर क्या मिला? 12 मिला। जब हमने इस 6 में किसी संख्या का गुणा किया तो भी आंसर कितना मिला? 12 मिला। तो हम बेटा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो 12 है ना, ये 12 ये क्या हो गया? एक तरह से ये हो गया कॉमन नंबर। क्या हो गया? कॉमन नंबर हो गया। लेकिन उसको हमें प्राप्त कहां से किया गया है? किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करके, किसी एक संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करके तब हमको 12 मिला है। किसी एक संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करके तब हमको 12 मिला है। तो 12 दोनों ही कंडीशन में बेटा ऊपर नीचे दोनों तरफ आ रहा है, इसमें भी 12 मिल रहा है, इसमें भी 12 मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं बात कर रहा था मल्टीपल के बारे में, तो बेटा मैंने इससे पहले अभी मल्टीपल के बारे में भी आपको समझाया कि मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल का मतलब हो गया बेटा एक तरह से बेसिकली पहाड़ा।
यानी कि टेबल। अगर हम यहाँ पे 4 की टेबल लिखें, जैसे 4 की टेबल लिखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36 और 4 धाई 40। इसी तरह से हम 6 की टेबल भी लिख देते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम्मा 54 और 6 दाई 60। ठीक है, ये बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे कि 4 की भी टेबल मैंने लिख ली और 6 की भी मैंने टेबल यहाँ पे लिख ली। अब जरा ये देखो कि 4 की टेबल में और 6 की टेबल में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि एक जैसी मिल रही हैं, मतलब बराबर मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखो पहले ही 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है। इसमें देखो 24 यहाँ पे भी आ रहा है और 24 यहाँ पे भी आ रहा है। क्लियर? और बढ़ते हैं आगे तो देखो ये 36 यहाँ पे भी आ रहा है और 36 यहाँ पे भी आ रहा है। इसी तरह से जब हम 4 का और भी आगे तक पहाड़ा लिखेंगे और 6 का हम और भी आगे तक पहाड़ा लिखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं और भी नंबर होंगे जो कि कॉमन के रूप में मिल जाएंगे। क्लियर? कॉमन के रूप में मिल जाएंगे। तो बेटा जो कॉमन के रूप में नंबर मिल रहे हैं ना वो क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल हो गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 12 मिला, यहाँ पे 12 मिला, तो ये 12 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल हो गया। किसका? 4 का और 6 का। ठीक है, अब देखो यहाँ 24 मिल गया, यहाँ पे भी 24 मिल गया, तो ये 24 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल हो गया। किसका? 4 का और 6 का। यहाँ 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 36 लिखा हुआ है, तो 36 और 36 क्या हो गया? कॉमन हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। किसका हो गया कॉमन मल्टीपल? 4 का और 6 का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन मल्टीपल आखिरकार होता क्या है। कॉमन मल्टीपल बेटा बेसिकली ये है कि जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का पहाड़ा लिखते हैं तो उन पहाड़ों में जो संख्याएं होती हैं वो बराबर बराबर मैच करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो मैच कर जाती हैं तो उसी नंबर को यानी उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल कहते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ अपवर्त कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणज कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो बेटा ये हम लोगों ने अभी इस टॉपिक के बारे में चर्चा की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोगों ने अभी सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब उन टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं अब आप लोगों को एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन उससे पहले हम सभी लोगों को जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं यानी कि छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार हैरान बहुत करते हैं। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस को तो आप आसानी से डील भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पता है क्या होता है, जब हम लोग बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो बड़े क्वेश्चंस में कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो आंसर है वो हमारा गलत निकल के आता है ना। तो अब हमको करना क्या है कि पहले वो छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं ना उन सारी गलतियों को पहले हैंडल करना है, उन गलतियों को होने से रोकना है, तब जाके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्लियर? तो बेटा इसी की कड़ी में हमारा जो पहली जो हमारी क्वेरी है, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है कि 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। हमसे क्या कहा जा रहा है कि 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो बेटा 8 के गुणनखंड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे बेटा लिखा 8। अब 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 गुणा 8, बताओ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए गुणनखंड हम आपको लिखना सिखा रहे हैं कि गुणनखंड हालांकि लिखा कैसे जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग गुणनखंड लिखना नहीं सीखोगे आप करेक्ट आंसर को चूज नहीं कर सकते। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर मैं यहां पे लिखूं a मल्टीप्लाई b और मैं लिखूं यहां पे अगर b मल्टीप्लाई a, तो ये दोनों एक ही बातें होती हैं, ये दोनों एक ही बात होती है। क्योंकि अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं या मैं अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमें सेम मिलेगा। जैसे कि अगर हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। इसी तरह से अगर 3 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? तो भी 12 ही तो आएगा।
हम चाहे सीधे का उल्टे में मल्टीप्लाई करें, उल्टा सीधा चाहे कैसे भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आपका बराबर निकलेगा। क्लियर? तो अगर मान के चलते हैं कि अगर हम ये चीज लिख दें एक बार तो फिर हमको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर अगर हम इसको लिख दें तो फिर हमको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही बात है, बस उल्टा सीधा हो गया। यहाँ पे ये चीजें चेंज हो गई हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया, आंसर सेम निकल रहे हैं। क्लियर? तो अब जैसे आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ने 1 × 8 लिख दिया, 8 × 1 क्यों नहीं लिखा? तो बेटा मैंने अभी आपको ये सारी चीजें समझाई, इसीलिए मैंने आपको समझाई कि हम अगर चाहे सीधे से उल्टे का मल्टीप्लाई करें, उल्टा सा सीधा का मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम निकलता है। तो अगर 1 × 8 यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं तो 8 × 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 × 4 अगर लिखा जा चुका है तो 4 × 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो देखो बेटा, अब यह हो गए आपके यहाँ पे गुणनखंड। कैसे? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। ठीक है? गुणनखंड कैसे लिखोगे? ऊपर से नीचे आओगे, फिर इस तरह जाओगे, फिर ऊपर चढ़ जाओगे, है ना। पहले हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फिर इस दिशा में जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे। क्लियर? इस तरह से जो है ना हम लोग गुणनखंड लिखने की विधि अपनाते हैं। तो बेटा अब देखो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया 1 2 4 8, है ना आसान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल और कर लें, पहले इसको फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करके इस वाले एग्जाम्पल को नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा कि 36 के सभी गुणनखंड लिखिए। ठीक है? अब की बार मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? देखिए 36 के हमको गुणनखंड लिखने हैं, तो सबसे पहले मैंने 36 को ऐसे लिख लिया 1 × 36। क्लियर? फिर मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। अब ये बताओगे 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 36 मिल जाए? तो आप बताओगे कि 2 में 18 का मल्टीप्लाई कर दो सर, तो 36 मिल जाएगा। क्लियर? अब मैं यहाँ पे अगर 3 लिखूँ तो 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ कि 36 मिल जाए? तो आप बताओगे सर 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 36 मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ ये नंबर आ कहाँ से रहे मालूम? मैंने आपसे क्या पूछा था कि 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 36 मिल जाए? तो तुरंत एक काम करो कि 2 का डिवाइड करके देख लो 36 में, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। 2 बन जा 2, माइनस किया 1 बचा, कैरी किया 6, 2 8 जा 16, कितना आया? 0। तभी मैंने यहाँ पे 18 लिखा था। अब इसके बाद मैंने आपसे पूछा कि 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 36 हो जाए? तो 3 का 36 में डिवाइड करके देख लो, 3 बन जा 3, 6 हमने कैरी कर लिया, 3 2 जा 6, कितना आया? 12 आया निकल के, तो मैंने यहाँ पे 12 नोट कर लिया। समझ में आ गई बात? इसी तरह से आप निकाल सकते हो। फिर मैं अगर यहाँ पे 4 लिख लूँ तो 4 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि 36 मिल जाए? आप बताओगे सर 4 9 जा 36 होता है, तो 4 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके? अब इसके बाद में बेटा और मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, तो 5 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 36 हो जाए? 5 में 36 आता नहीं है 5 की टेबल में, तो 5 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 6 लिख ले रहा हूँ। अब 6 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ कि 36 आ जाए? तो आप बताओगे सर 6 6 जा 36 होता है, तो 6 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हो गया। अब इसमें अगर मैं 9 लिखता हूँ और 9 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 36 हो जाएगा? तो आप बताओगे सर 4 का कर दो, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ लिखा हुआ है 9 × 4 और यहाँ लिखा हुआ है 4 × 9। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम इस चीज़ को एक बार लिख दें तो इसका उल्टा हम नहीं लिख सकते दोबारा से, या फिर अगर हम इसको लिख दें तो इसका उल्टा नहीं लिख सकते दोबारा से। इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। क्लियर? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ से, और हमारे जो फैक्टर है ना वो यहीं तक सीमित रहेंगे, यहीं तक हमारे सीमित रहेंगे। अच्छा और देखते हैं, और आगे हो सकता है शायद और मिल जाए, जैसे कि 12 × 3, तो 12 × 3 बेटा ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद में 18 × 2, तो 18 × 2 ये उसका उल्टा यहाँ पे हो गया। अब नहीं मिलेंगे, ठीक है, इतने ही रहेंगे ये, अब नहीं मिल रहे। तो चलो अब देख लेते हैं इसमें फैक्टर कौन कौन से मिलेंगे, फैक्टर कौन कौन से मिलेंगे।
एक संख्या केवल एक ही बार और लिखी जाएगी, इतना और ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना कि एक संख्या अगर दो दो बार आई है तो उसको दो बार लिखोगे, नहीं। मैंने आपको बताया था कि फैक्टर कैसे लिखे जाते हैं। लिखने का तरीका, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर राइट साइड चलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे चलते हैं ना, इस तरह से फैक्टर लिखे जाते हैं। तो देखो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिखो, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। अभी हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, फिर क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो 6 यहाँ पे 2 बार आया है। मैंने अभी मना किया था कि जब भी आपको 2 बार या 3 बार एक जैसा नंबर दिखाई दे तो उसको एक ही बार लिखोगे, तो इसलिए मैं 6 को यहाँ पे एक ही बार लिख रहा हूँ। ये 6 आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में क्या आएगा, 9 आएगा। अभी देखो हम लोग राइट हैंड पे चले, अब ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, 12, फिर क्या आएगा, 18 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर, सीख गए। गुणनखंड निकालना कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड इस तरह से निकलते हैं गुणनखंड। ओके, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बेटा अब हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल और देखेंगे, जिसमें आपको इस वाले एग्जाम्पल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। ओके, आप लोग इसको खुद सॉल्व करना अपनी नोटबुक पे, और हाँ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे देना। बाकी के ये 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसी के बेस पे आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा। क्लियर, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 5 के प्रथम 6 गुणज लिखिए। गुणज का मतलब बेटा मल्टीपल। अभी हम लोगों ने मल्टीपल के बारे में सीखा, कैसे लिखा जाता है मल्टीपल। उसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 6 के प्रथम 5 गुणज लिखने के लिए हमने क्या किया था कि 6 का हम लोगों ने पाड़ा लिख दिया था 5 स्थान तक। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। ठीक है, 30 तक हम लोगों ने क्या किया था, उसका पाड़ा लिख दिया था। तो वो 6 के प्रथम 5 गुणज हो गए थे। इसी तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 के प्रथम 6 गुणज लिखने हैं। तो बस 5 का पाड़ा लिख दो, कहाँ तक, 6वें स्थान तक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 5 छिक्के 30 हो गया। 5 के ये 6 गुणज आ गए निकल के। आ जाइए दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। 12 के प्रथम 4 गुणज मतलब क्या हुआ कि हमको 12 की टेबल लिखनी है, कहाँ तक, 4थे स्थान तक। तो 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48। ये लो, इसके भी ये गुणज हो गए, इसके मल्टीपल्स हमने लिख दिए। अब बेटा ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको आप खुद करो अपनी नोटबुक पे, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठो और इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, और आंसर जब आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। तो बेटा कॉमन फैक्टर हम लोगों को लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बात किसके बारे में की जा रही है, गुणनखंड के बारे में। चलो पहले 12 के गुणनखंड अलग निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने 12 लिखा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 12 लिख सकते हैं, 2 गुणा 6 भी लिखा जा सकता है, 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। फिर अगर और आगे बढ़ोगे तो ये क्रम उल्टे होने लगेंगे फिर। तो मैंने अभी बताया था कि उल्टा हमको लिखना नहीं है। ये हो गया हमारा। यहाँ से निकालो बेटा फैक्टर क्या क्या निकलेंगे, 1 निकला, 2 निकला, 3, 4, 6 निकल के आ गया, और ये 12 निकल आया। क्लियर, ये किसके फैक्टर हो गए, 12 के हो गए। अब आ जाते हैं 16 के फैक्टर कर लेते हैं। 16 के क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई 16, 2 मल्टीप्लाई 8 और 4 मल्टीप्लाई 4 लिखा जा सकता है। इसके अलावा कोई और नंबर, क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर रिपीटिंग करेंगे ना तो ये रिपीट होने लगेंगे। 8 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। और मैंने मना कर दिया था कि हमको दोबारा से नंबर पलट के नहीं लिखने हैं। और जो नंबर एक से ज़्यादा बार आ जाता है, एक ही जैसा नंबर अगर एक से ज़्यादा बार आता है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। यहाँ पे फैक्टर देखो बेटा, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिला, ये 4 छोड़ दिया जाएगा, 8 मिल गया,
और क्या मिला 16 मिला। अब ज़रा ये देखो कि ये वाले जो फैक्टर निकले हैं और ये वाले फैक्टर निकले हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। देखो बेटा ये 1 और 1 इसमें आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद ये 4 इसमें मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ 6 है इसमें है नहीं, यहाँ 12 है इसमें है नहीं। कुल मिला के हमको ये 3 ही नंबर मिले हैं और ये तीनों के तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे, यानी कि कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो ज़रा देखो अपने जो आंसर दिए गए थे 1 2 4 कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना, ये सी वाला। ठीक है, सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा क्योंकि अपने जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकले हैं वो क्या निकले हैं, 1 2 4 निकले, यानी कि 1 2 4। क्लियर। चलो इसके जैसा एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं करने के लिए, वो आप लोगों को अपनी नोटबुक पे करना है और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे देना। तो ये है बेटा वो एग्जाम्पल जो आप लोगों को अपनी नोटबुक पे करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे देना कि जो एग्जाम्पल नंबर ये 2 है, इस एग्जाम्पल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर। इसका आंसर हमको दे ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में और अपनी अपनी नोटबुक पे भी इसको नोट करके और सॉल्व करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये कह रहा है कि 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। क्या कहा गया, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो जब भी बात अभाज्य गुणनखंड की आ जाए, जब भी आपको यहाँ पे कहीं भी लिखा दिखाई दे अभाज्य, अभाज्य का मतलब ये हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर मैंने आपको बताए ही थे 2 3 5 7 9 11 13 17 है ना 19, इस तरह से ये सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जैसे कि मान लिया बेटा हमको ये संख्या दी गई है यहाँ 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9। अब इसमें ये देखो कि यहाँ पे जो हमें नीचे संख्या दी जा रही है, यहाँ जो नीचे संख्या दी गई है ये संख्या इनमें से मैच कर रही है कि नहीं। देखो यहाँ 2 आ रहा है लेकिन 2 तो है नहीं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 आ रहा है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ ये जो 9 लिखा हुआ है ना, ये 9, इस 9 को हम 3 लिख सकते हैं, इस 9 को हम 3 लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है, 3 गुणा 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 पे घात 5 ऐसा कि ऐसा, इसको बेटा हम लिख लेंगे 3 गुणा 3 और घात कितनी लगी है, 7 लगी है तो 7 हम यहाँ पे लगा देंगे, गुणा 11 पे घात कितना हो गया, 9 हो गया। अब जैसे कि 3 गुणा 3 पे पूरे पे घात कितनी लगी है, 7 लगी है, तो हम एक काम करते हैं कि 7 जो घात है ना वो इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं, यानी बंटवारा कर दो इसमें। तो 7 पे घात 5 गुणा 3 पे घात 7 गुणा 3 पे घात 7 गुणा 11 पे घात 9। ठीक है, ये ऐसे इसको हम तोड़ के लिख लेंगे। अब देखो इसमें जो ये घातें हैं ना, ये घातें हैं पावर, इन पावर को ले लो, अब यहां से उठा लो इन पावर को और सभी को जोड़ दो। 5 + 7 + 7 + 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, 14 5 19, 19 और 9 28, 28। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करें तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा इसका। क्लियर। तो बेटा इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, आप उसको अपनी तरफ से करना, नोटबुक पे करना और उसके बाद में आपको एग्जाम्पल उसका जो आंसर है ना वो कमेंट बॉक्स में भी देना होगा। तो ये है बेटा वो क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 4 पे घात 11 गुणा 7 पे घात 5 गुणा 11 पे घात 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। ठीक है, अब इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था किस तरह से इसको सॉल्व किया गया था, ठीक उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इसका आंसर सिलेक्ट करना है, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी से अपनी नोटबुक पे इस क्वेश्चन को नोट करके इसको आज सॉल्यूशन करके देखो कि इसका कौन सा आंसर सही निकलता है और कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर जरूर डाल देना। ओके, अगला एग्जाम्पल है बेटा 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जो संख्या देखी वो कहीं ना कहीं पहले से ही मल्टीप्लाई में लिखी हुई होती थी और अलग अलग करके इसमें अभाज्य संख्याएं भी दी जाती थी,
लेकिन यहाँ पे केवल एक सिंगल नंबर हमको दिया है 240। अब इस 240 के हमको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं और बताना है कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे। क्लियर? चलो बेटा देख लेते हैं। 240 के फैक्टर कर लेते हैं। 240 के फैक्टर कर लो। 2 से काटा 120 बार कटा, फिर 2 से काट दिया 60 बार कट गया, 2 से काट दिया 30 बार कट गया, 2 से काट दिया 15 बार कट गया, 3 से काट दिया 5 बार कटा और 5 से काट दिया तो 1 बार कट गया, है ना। तो ये सारे के सारे जो नंबर आए ना निकल के, ये क्या हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंड हो गए, 6, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? एक एग्जाम्पल दूंगा आपको इस तरह का करने के लिए, चलो देता हूं अभी, ठीक है। नोटबुक पे उसको सॉल्व करो और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में डाल देना कि उसके गुणनखंड कितने होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम्पल 4। इस एग्जाम्पल 4 को आपको करना है ना। और इस एग्जाम्पल 4 को अपनी नोटबुक पे करके बताओ जल्दी से कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके। 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या फिर 6 होंगे। निकालना इसी तरह से ही आपको, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है इसमें, जैसे ये निकाला गया था वैसे सेम ये निकाला जाएगा। क्लियर? लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको पढ़ने में वास्तव में भी मज़ा आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, जिससे कि उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह का रुकावट ना बने और उनकी भी ये पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, उनको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलें। और इसके अलावा इस तरह की जो नई नई वीडियोस, नए नए कंसेप्ट हैं जो सरल और आसान भाषा में मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ऑल का बटन दबा देना, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, उसके लिए सबसे पहले आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और हाँ, एक चीज़ और कि जितना भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो में क्या मैं और भी मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जिसमें आपको संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याएं और क्या नाम है, भिन्न है, ठीक है, भिन्नों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। तो आप जाइए उन सारी वीडियोस को देखिए और हाँ, उन सारी वीडियोस से रिलेटेड जो आपको PDF नोट्स चाहिए, तो उस PDF नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो आप जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां से आपको इन वीडियोस के जितने भी PDF नोट्स हैं वो सारे के सारे PDF नोट्स आपको आसानी से वहां से मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे, शानदार और नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।